नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऐसा रहता था। तो एक आप लोग को बोले थे कि किसका देखने बोले थे, ग्लूकोज का दिखाए थे, है ना। अमीनो एसिड्स का एक था, आप लोग को बोले थे सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक अमीनो एसिड है हमारे पास एलानीन, अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है बायोमोलिक्यूल्स, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। एलानीन में क्या होता है, यहां होगा आपका COOH और इधर होगा NH2 और इधर होगा हाइड्रोजन। आपको बोले थे कोई भी अमीनो एसिड हो ये तीन ग्रुप्स क्या होते हैं, फिक्स, है ना। और यहाँ साइड चेन है R और एलानीन के लिए यहाँ CH3 होगा, ठीक है। यही अगर दूसरा ALANINE, इसको शॉर्ट में ALA एला लिखते हैं, रिप्रेजेंटिंग एलानीन, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड हम अगर ले, ये है ग्लाइसिन, GLYCINE ग्लाइसिन, इसको भी शॉर्ट में GLY लिखते हैं। अब इसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें तीन ग्रुप्स फिक्स रहेंगे, यहाँ NH2, यहाँ COH, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां R के बराबर रहेगा, R का बदले रहेगा हाइड्रोजन। तो इससे पता चलता है कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, दो कार्बन का है, ठीक है। और यहां साइड चेन के जगह पे कौन आ गया, हाइड्रोजन, इसलिए कार्बन की संख्या नहीं बढ़ी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट सिंपल अमीनो एसिड आता है वो है आपका एलानीन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, R के जगह पे इसमें मिथाइल ग्रुप है CH3, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लाइसिन ही लेके चलते हैं, सबसे सिंपल है। अगर हम ग्लाइसिन लेंगे तो इसका क्या कौन कौन से एटम्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके सिवा और भी कुछ नजर आता है इसमें, नहीं ना। कार्बन नजर आ रहा है, यहां भी कार्बन है, सेंटर पोर्शन है, यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे मतलब अनरिटन है, बट इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे कार्बन बैठा है। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, दो कार्बन। हाइड्रोजन गिनिए तो 2, 1 3, 1 4 और 1 5। ऑक्सीजन गिनिए 2 और नाइट्रोजन 1 ही है, ठीक है। देखिए किसी भी अमीनो एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट करता है यूरिया में, NH2 CO NH2, इसमें कन्वर्ट करता है। अब देखिए इसमें एटम्स देखिए, कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट। अब इसके अलावा और भी आप कुछ इसमें एमिट कर सकते हैं, वाटर। तो कोई भी अमीनो एसिड है, इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब अल्टीमेटली ये जो ब्रेक डाउन होने के बाद वेस्ट तैयार करेगा, ये यूरिया होता है, और यूरिया प्रोडक्शन होता है लीवर पे, ठीक है। अब देखिए अगर इसको ब्रेक किया जाता है तो इस तरीके से हम इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, कार्बन कितना है 2, यहां कार्बन है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, यहां नाइट्रोजन है 2। तो इस तरीके से बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। NH2CO NH2 यूरिया के फॉर्म में अगर हम नहीं लाए, इसको अगर अमोनिया के फॉर्म में लाए लेटर ऑन, NH3, तो फिर कार्बन एमिट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम लोग यही लेके चलते हैं, क्योंकि देखिएगा यूरिया फॉर्मेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया आपस में फ्यूज करते हैं और तब जाके NH2CO NH2 बनाते हैं यूरिया।
तो हम लोग वहां तक उतने कॉम्प्लेक्सिटी की ओर नहीं जा रहे हैं, है ना। उससे पहले ही हम लोग इसको अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर रहे हैं। सब अलग अलग बैठिएगा एक बेंच पे एक। अब देखिए इसको अगर बैलेंस करने चले, कार्बन कितना है, दो कार्बन हो गया, उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। नाइट्रोजन कितना है, इधर एक, नाइट्रोजन इधर एक, ठीक है, यहां तक बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर है 5, हाइड्रोजन कितना है 2 3 5, ये भी बैलेंस्ड है। नाउ कम्स द ऑक्सीजन, यहां है 2 और यहां है 2, टोटल कितना हो गया 4 ऑक्सीजन। और इधर ऑक्सीजन कीजिए, 2 4 और 1 5, यानी इधर 5 है और इधर 4, एक ऑक्सीजन बढ़ाना होगा। इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको अगर डिस्टर्ब करेंगे, इसमें अगर ऑक्सीजन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए इसमें मॉलिक्यूल नहीं बढ़ाएंगे। तो किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हमें मिला है 2 और इधर मिला है 2, इसको कन्वर्ट करना है 3 में। 2 के जगह अगर ये बढ़ के 3 हो जाता है तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 3 5, और इधर है 5। ये कैसे करेंगे, सिंपल है, 3/2 से गुना कर दी, तो 2 ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया 3, 2 2 कट जाएगा, है ना। तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन अब लिखना है। आप जानते हैं ये चीज कि कोई भी इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशंस है, रिएक्शन के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं बनते। मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में होगा क्या, 2.5 मॉलिक्यूल बना, 3.5 मॉलिक्यूल बना, ऐसा होगा नहीं। तो कभी भी होगा वो क्या कहते हैं पूर्णांक जिसको कहते हैं, है ना, उसमें बनेंगे। तो फिर हम इसको, इसका जो फ्रैक्शन है उसको हटाना चाहेंगे। अब देखिए कितना से गुना करें कि ये फ्रैक्शन से, है ना, नॉर्मल डिजिट में आ जाए। तो 2 से अगर गुना कर दें ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको कितना से गुना करें, LHS को 2 से। तो LHS को 2 से गुना करेंगे तो RHS को भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा। अब रिजल्ट देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 O2N प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिविंग अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब बैलेंस है कि नहीं गिन कर देखिए, कार्बन कितना निकला 2 2 4, यहां 4, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 5 दूना 10, या 3 दूना 6, 4 10, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 2 दूना 4 और 6 10 हो गया। इधर देखिए 4 दूना 8, 2 10, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब रहा नाइट्रोजन 2 और इधर 2, पूरा का पूरा बैलेंस है। तो कोई भी आपको, अगर ये एक एग्जांपल भी है कि केमिकल इक्वेशंस हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, पहले फ्रैक्शन में ले आइए और उसके बाद जो उसका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जिस तरफ के डिनोमिनेटर को हटाना है उस तरफ के टोटल साइड को मल्टीप्लाई करना है। उसी से अगर एक साइड करते हैं तो दूसरे साइड नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो दोनों तरफ सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। अब देखिए इसमें अगर हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालने चले तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला 4, ऑक्सीजन कितना निकला 3, ये आ गया मोर देन 1, इसको इक्विवेलेंट टू कह सकते हैं ना, मोर देन 1। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस देखिएगा कि आपको बुक लिखता है जो प्रोटीन है और एमिनो एसिड, ये समझने की बात है, प्रोटीन है या एमिनो एसिड है, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट नियर अबाउट 0.8 आता है। तो सवाल है 0.8 0.9, हाँ ठीक है, एक से थोड़ा नीचे रहता है 0.9। तो है क्या, ये मोर देन 1 जा रहा था, ये लेस देन 1 कैसे हो रहा है। इसके पीछे रीजन है कि आपको वहां पहले ही बताया है कि ये फिर ये जो अमोनिया है NH3 और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फ्री फॉर्म में नहीं निकाले जा सकते।
रीजन क्या है, ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है, और जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होंगे इसको बॉडी से एमिट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, ढेर सारा वाटर कंज्यूम करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में ही है, तो उसको अमोनिया एक्सक्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भर के अमोनिया बना सकता है क्योंकि वो वाटर में ही है। लेकिन जैसे जैसे वही एनिमल्स हायर होते जाते हैं, वो फिर वाटर का इस्तेमाल कम करने लगते हैं, उनके अंदर यूरिया एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म है, जैसे व्हेल वगैरह है, जो मैमल्स हैं उनमें यूरिया रिलीज होता है, तो वैसे स्थिति में वो क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करने लगते हैं, और यूरिया साइकिल में जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो फिर इस रेस्पिरेटरी कोशेंट को घटा देगा। और रेस्पिरेटरी कोशेंट पहले ही बताएं, ये किस चीज का मेजरमेंट है, कौन सा फ्यूल, कौन सा फूड एज ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी हो सकता है, जिसका रेस्पिरेटरी कोशेंट जितना ज्यादा वो उतना तेजी से हमें एनर्जी देगा। तो है तो ये प्रोटीन और अमीनो एसिड जो उसका मिनिमम है ना मेकिंग मॉलिक्यूल है, इसका इंस्टेंट एनर्जी देने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं इनको हम डायरेक्टली एमिट नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने रास्ते में जितने भी नॉर्मल सेल्स मिलेंगे, है ना, जितना साइटोप्लाज्मिक मास मिलेगा उसके साथ रिएक्शन कर सकता है, उन्हें दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो है वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज ला सकते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो उसको दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट करेंगे दैट नीड्स एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई the respiratory quotient of protein or amino acids go down. This is the reason it is always below 1, पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, 0.8 0.9 के आसपास रह जाता है। तो डिपेंड करेगा, ये तो आप एक देख रहे हैं, अगर हमारे पास अमीनो एसिड का चेन हो जैसा कि प्रोटीन्स में होता है, तो फिर क्या होगा, वहां उन चेन में से अमीनो एसिड को तोड़ने में फिर समय लगेगा और उसमें फिर एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। आप सोचिए, अगर आप प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, है ना, या चना खाते हैं, गेहूं में भी प्रोटीन है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्रोटीन का सोर्स अगर यूज करते हैं तो उसमें अमीनो एसिड के चेन्स होते हैं, यानी फ्री फॉर्म में अमीनो एसिड तो मिल नहीं रहा, तो उसमें डबल डोज ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, एक उस चेन को तोड़ने में, और दूसरा वो फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा उसको यूरिया में कन्वर्ट करना, दो जगह एनर्जी कंजम्पशन है, इसीलिए क्या होता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट प्रोटीन्स के मामले में घट जाता है। समझ में आ गया, लिखिए थोड़ा सा, द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, उसके बाद इसको लिखिएगा, द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, the respiratory quotient for protein and amino acids, the respiratory quotient for protein and amino acids are, respiratory quotient for protein and amino acids are higher by calculation, are higher by calculation, but are higher by calculation, but in actual practice, but in actual practice it becomes less than 1, it becomes less than 1, it becomes less than 1 due to the ammonia and carbon dioxide, due to ammonia and carbon dioxide combine together
combine together to form urea, combine together to form urea in the liver, in the liver, full stop. This converts a toxic ammonia into less toxic urea, ammonia into less toxic urea in animals. Therefore, the RQ यानी respiratory quotient goes down as it needs energy, as it needs energy. अब आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं. पहला हमारे पास था एग्जाम्पल के फॉर्म में ग्लाइसिन, सॉरी एलानिन, दूसरा ग्लाइसिन. हम लोग किसको लेकर चले? ग्लाइसिन को. सेम चीज आप एलानिन के साथ कर सकते हैं, है ना. ध्यान रखना है, एलानिन हो चाहे ग्लाइसिन हो, कोई भी अमीनो एसिड हो, वो ऑक्सीजन के साथ कंबशन में जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन की ओर जाएगा और प्रोड्यूस करेगा ये तीन कंपाउंड्स, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. अब ये डिपेंड करेगा इसके कार्बन स्केलेटन के ऊपर कि कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब बना लीजिए. ओके, आगे बढ़े. इधर का तो मिटा सकते हैं. अच्छा, जैसे ही मौका मिलता है बात क्यों करने लगते हैं? देखिए, अगर हमारे पास फैट्स है ना, तो बनते कैसे हैं यहीं पे थोड़ा देख लें. फैट्स आर द फैटी एसिड esterified with glycerol. एस्टरिफाइड मतलब हो गया एस्टर फॉर्मेशन, यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फैटी एसिड लेते हैं और ग्लिसरॉल लेते हैं. ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा? CH2OH, CHOH, CH2OH. दिस इज ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. 3 कार्बन है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. दिस इज ग्लिसरॉल. पहले एक फैटी एसिड लाते हैं, यहां R लिख दीजिए. ठीक है, RCOH. जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग पामेटिक एसिड लेते हैं, तो पामेटिक एसिड कितने कार्बन का? 16 कार्बन का. ये क्या हो जाएगा? COH और इसके साथ जुड़ेगा C15H31. तो हम मान नहीं सकते दिस इज द R फॉर पामेटिक एसिड. गॉन कर दिए इसको. सो दैट इज इट. दिस इज द R ऑफ पामेटिक एसिड फॉर एग्जांपल. अब देखिए यहां पे जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ये OH और इधर का OH, ये दोनों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल वाटर एमिट कर देगा. अब देखिए तो कॉम्बिनेशन में हम लाए कितना? एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, कितना हुआ? 2 हाइड्रोजन. एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, कितना हुआ? 2 ऑक्सीजन. निकला कितना? 2 हाइड्रोजन, यानी ये और ये साफ हो गया. अब देखिए निकला एक ऑक्सीजन, या तो ये या फिर ये, दो में से कोई एक निकला होगा. तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी एसिड्स के रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के, तो आपको मालूम चलेगा OH ग्रुप डोनर इज द एसिड एंड अल्कोहल इज द H ग्रुप डोनर.
या थोड़ा उल्टा हो जाता है। ऐसे क्या होता है, एसिड्स आर दोज हु डोनेट द प्रोटॉन, बट in presence of alcohols they change their property and they give up OH in place of H। तो अगर ये OH दे रहा है तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, ये H देगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन रह गया और इसका ऑक्सीजन चला गया। नाउ सी द पिक्चर, CH2O, एक बॉन्ड खाली है ना, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जा चुका। यहां क्या बचा, CHOH, और नीचे क्या बचा, CH2OH। अब इधर की बात देखिए, C डबल बॉन्ड O, OH इसका चला गया, एक बॉन्ड खाली, और यहां क्या बचा, R। तो आपको नहीं लगता इधर और इधर इन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाएगा, होगा ना। तो इन रिजल्ट इट फॉर्म्स CH2O, C double bond O, R, CHOH and CH2OH. This is carbon oxygen carbon ester bond, carbon oxygen carbon ester bond, ये एस्टर बॉन्ड हो, और इस तरह का बॉन्डिंग हो रहा है, इसीलिए इसे कहा गया एस्टरिफाइड या एस्टरिफिकेशन। तो फैट्स बनने के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टरिफिकेशन होता है। नाउ व्हाट अबाउट इफ इट रिएक्ट्स विथ टू मोर COOH R, where R is C15H31, ये 3 पामिटिक एसिड का एस्टर बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है, पहला एस्टरिफिकेशन पहले कार्बन के साथ हुआ इसका, दूसरा इसके साथ हो जाएगा, और उसके बाद इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 एस्टरिफाइड फॉर्म में 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ा रहेगा एक अकेला ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और जितने फैटी एसिड्स इसके साथ जुड़ते हैं उतने ग्लिसराइड कहलाते हैं। जैसे यहां पे एक एस्टरिफिकेशन हुआ है ना, बाकी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है, ये कहलाएगा मोनोग्लिसराइड, ये कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। जब 2 के साथ हो जाएगा कहलाएगा डाइग्लिसराइड, और तीनों के तीनों ट्राइग्लिसराइड। और जो लोग भी घर में कभी लिपिड प्रोफाइल करवाए हैं, ये हार्ट के फंक्शन को जांचने का एक तरीका है कि कहीं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, इनका ब्लड वेसल्स पे डिपोजिशन हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। ये तभी डिपॉजिट होंगे जब उसका लिमिटेड लेवल से ब्लड में इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए करते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में एक इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है, TG मेजर कीजिए। TG इज व्हाट, ट्राइग्लिसराइड फैट्स। तो हम जो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहां आएंगे, हमारे ब्लड में आएंगे, और फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, ठीक है। तो ये वही ट्राइग्लिसराइड है जिसको हम लोग यहां देख रहे हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी बुक एक एग्जांपल दिया है फैट्स का, वो दिया है ट्राइपामिटॉयल फैट्स, तो वो एक ट्राइग्लिसराइड है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होगा और पामिटिक एसिड का, तो फिर क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल और इसका इसके साथ जुड़ने आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल और इसके साथ जुड़ने आएगा, तो कैसा हो जाएगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, यहां R, यहां क्या होगा, CHO, C डबल बॉन्ड O, R, और यहां फिर से CH2O, C डबल बॉन्ड O, R, where R is equal to C15H31, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये हमारा पहला स्टेप है ना, ये दूसरा स्टेप, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ऐसा समझ रहे, और ये हमारा तीसरा स्टेप। यहां तक हुआ। चौथे स्टेप में हम लोग दिखाएंगे कि यही CH2O,
C डबल बॉन्ड O R, यहाँ CHOH और यहाँ CH2OH, चला दो मॉलिक्यूल RCOOH से रिएक्शन करने और प्रोडक्ट दिया ये, ठीक है। और इसमें भी एमिट क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे यहां एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया, यहां क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ये आया है ना रिएक्शन करने, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर देगा और ये फॉर्म करेगा, दिस इज ए ट्राई ग्लिसराइड फैट्स, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक उधर साफ करें। हम लोग का एम है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन समझना, इसमें क्या होगा। अब हमारा अगला कदम है कि हम इसका RQ निकालें, RQ ऑफ ट्राई पामीटॉयल TOYL फैट्स। तो इसका अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले सही कर ले, क्या था, CH2O C डबल बॉन्ड O, यहां कितना है C15H31, कोई डाउट, R का वैल्यू लिखा हुआ है ना C15H31, तो R के वैल्यू को उसको पुट कर दे, यहाँ कितना है CHO C डबल बॉन्ड O C15H31, और यहाँ क्या होगा CH2O C डबल बॉन्ड O C15H31। अब इसे बताइए तो एटम्स कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी कोई नजर आता है नहीं ना। अब गिनिए कार्बन कितना है, 15 15 15 15 तिया 45, 1 2 3 45 और 3 48, 1 2 3 48 3 51, 51 कार्बन। ऑक्सीजन गिनिए तो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन गिनिए, 31 31 31 31 तिया कितना हो जाएगा 93, और कहीं दिख रहा है 2 2 4 और 1, कितना हो गया 4 1 5 3 8, हाइड्रोजन 98। दिस इज योर मॉलिक्यूल। अब इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है किसका, तो ऑक्सीजन का। इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वही केवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ द टास्क बिफोर यू इज टू बैलेंस द इक्वेशन। कीजिए तो जल्दी बैलेंस, इतना तो सीखे हैं, इसको कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। कार्बन यहाँ 51 दिखाई दे रहा है, तो कार्बन यहाँ 51 बैठा दें, दोनों तरफ कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 98, यहाँ केवल 2, तो 98/2 कितना होगा 49, यहाँ 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऑक्सीजन अकाउंटिंग देखिए, इधर कितना है 6,
इसको अभी छोड़ दीजिए, इधर गिनिए 51 इंटू 2 है प्लस 49 है ना इतना, तो कितना हो जाएगा ये 100 टू 102 होगा ना, प्लस 49 यानी 151 ऑक्सीजन है इस तरफ, 49 और 2 51, 151 ऑक्सीजन है इस तरफ। और आपको पहले से LHS पे मिले हुए 6, इसमें से 6 माइनस कीजिए, कितना बचा 145, 6 5 11, 145 ऑक्सीजन मिला। तो आपको क्या करना है, 145 ऑक्सीजन यहां चाहिए, लेकिन ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या करें 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया 145 ऑक्सीजन। अब जोड़ के देखिए, इधर 45 और 6 151 और इधर 151 निकाले। अब क्या हो गया, ये साहब हो गए फ्रैक्शन में। तो क्या करना होगा, उपाय सिखाए हैं, LHS को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, RHS को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमको लग रहा है कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C51 H98, ऑक्सीजन कितना 6 प्लस, अब सीधे हो जाएगा 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिविंग अस, कितना हो जाएगा 51 दूनी 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये 49 दूनी 98 वाटर, होगा ना। किनका आया, और किसी का 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालना है। ऑक्सीजन कितना निकला 145, कार्बन डाइऑक्साइड कितना गया 102, डिवीजन में आप लोग मास्टर हैं, निकाल लीजिए, वुड बी द आंसर, इट विल बी मच लेस देन 1, एक से काफी कम होगा। और इसीलिए फैट्स है ना इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कभी नहीं बनता, इसलिए बहुत भूख लगे और इंस्टेंट कुछ खाने का मन करे, तला भुना जल्दी नहीं खाइए, लेकिन आप लोग इसको फॉलो नहीं करते। अब आगे बढ़े हम लोग, ये हो चुका, और इसके साथ ही इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट्स। हाँ, हो गया, यहां तक में किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ के क्लियर कीजिएगा, नहीं तो अपने से पढ़िएगा, बाद में पूछ लीजिएगा। हम लोग चले अगले चैप्टर की ओर, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। पहला चीज है, हम लोग को ये फर्क जानना है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, किस चीज को ग्रोथ कहेंगे, किस चीज को डेवलपमेंट कहेंगे। तो देखिए बहुत ही मतलब क्रिटिकली इसको अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस नजर आएगा। ग्रोथ कहता है क्या, बॉडी के किसी पार्ट में या पर्टिकुलर किसी सेल में, लोएस्ट लेवल पे जाके किसी पर्टिकुलर सेल में साइज का बढ़ जाना, क्वांटिटी बढ़ जाना, एटसेट्रा, ठीक है। और इस दौरान ये जो चेंजेस आएंगे, ये चेंज इरिवर्सिबल है, लौट के पीछे की ओर नहीं जाए, और इसमें एनर्जी खर्च होगा, ठीक है। दिस इज ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में बोलता है क्या, ये किस स्टेज में जा रहा है, अभी किस स्टेज में है, आगे दूसरे स्टेज में जाएगा, दिस इज डेवलपमेंट। अगर उसी स्टेज में रह गया तो हम लोग कहेंगे नो डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि
एक फॉर एग्जाम्पल की फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे प्लांट्स का, प्लांट किंगडम में, तो आप देखे होंगे कि जब इसमें एंजियोस्पर्म्स की बात करें, जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है, उनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन अप्रोच करते हैं एक सेल को और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्म करेगा वो है जाइगोट। नाउ हियर इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ लाइफ। एक नया जाइगोट बना, एक नया प्लांट फ्यूचर का है। अब अगर वो जाइगोटिक स्टेज में ही रह गया और उस जाइगोट का जो एक सिंगल सेल है उसका साइज बढ़ा, तो हम क्या कहेंगे, इसमें ग्रोथ हुआ कि डेवलपमेंट हुआ? ग्रोथ हुआ। और साइज बढ़ गया, घटेगा नहीं, पचकेगा नहीं, जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे रहेगा। बहुत लंबे समय तक भी अगर देखने के बाद देखने की उसका साइज ही बढ़ रहा है पर दूसरे स्टेज में नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें ग्रोथ होता जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फिर ये मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े और ये अब एम्ब्रायो बन गया, स्टेज चेंज हो गया। जाइगोट था, जाइगोट से एम्ब्रायो बन गया। और एम्ब्रायो क्या होता है, ये एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है प्लांट के लिए जो कि रूट और स्टेम प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें रूट एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम जिसे रेडिकल कहते हैं, सीड पढ़ते समय देखे होंगे, और स्टेम एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम जिसे प्लीम्यूल कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ये दोनों जब बनेंगे ये कहलाएंगे एम्ब्रायो। और सीड पढ़ते समय देखें, एक हाइपोथेटिकल एम्ब्रायोनिक एक्सिस होता है, इपिकोटाइल साइड में हम लोग को मिलता है प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल के तरफ एंड में मिलता है रेडिकल, चाहे वो मोनोकॉट सीड हो डाइकॉट सीड। हाइपोथेटिकल एक एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, और उस एम्ब्रायोनिक एक्सिस के दोनों एक्सट्रीम पे दोनों मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। रूट का एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम रेडिकल, स्टेम का एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम प्लीम्यूल, ये पाए जाते हैं। अब ये किनसे बने? जाइगोट से ही बने, जाइगोट से ही बने ना। और मल्टीसेलुलर स्टेज में है और पीछे पलट के जाइगोट बनेगा नहीं, ये तो ग्रोथ है। पर क्या ये ग्रोथ डेवलपमेंट के स्टेज में आएगा? डेवलपमेंट के स्टेज में, बिल्कुल, क्योंकि अब ये एम्ब्रायो बन गया, न्यू स्टेज ऑफ लाइफ। व्हेन द स्टेज चेंजेस देन इट बिकम्स डेवलपमेंट। अब दूसरी तरफ आप एक एनिमल को इमेजिन कीजिए, जब उसका एडल्टहुड आ गया, एडल्टहुड के बाद क्या उसका साइज बढ़ता है? नहीं बढ़ता। एडल्टहुड के बाद कहां बढ़ता है? जैसे एक शेर या एक भालू या एक बंदर, कोई भी एनिमल आप ले लीजिए, वो जब एडल्टहुड पे आ जाता है तो फिर क्या होता है, उसका जब जो बॉडी का एनर्जी है अब वो धीरे धीरे कम होने की ओर जाता है, ओल्डर एज की तरफ जाता है। तो क्या उसमें ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ? इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए, एडल्टहुड के बाद अब वो डेथ की ओर जा रहा है, तो बॉडी में एनर्जी कम होता जा रहा है, सेल्स का नंबर घट रहा है, एनर्जी लेवल घट रहा है, मसल्स वीक हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अगले स्टेज की ओर जा रहा है। डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन रेट्रोग्रेसिव, पीछे की तरफ, यानी वो डेथ की ओर जा रहा है। ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स अब बढ़ नहीं रहे, जितना बॉडी के ऑर्गन का डेवलपमेंट होना था वो मैक्सिमम हो चुका, अब फर्दर होगा नहीं। हार्ट जितना साइज का होना था उतना साइज का बन चुका, अब इससे फर्दर हार्ट बड़ा नहीं होगा। तो ग्रोथ ऑफ दो सेल्स हैव स्टॉप्ड, पर डेवलपमेंट, स्टेज चेंज होने के कारण डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में इसीलिए हम लोग क्लियर कट डिस्टिंक्शन लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर आते हैं। तो ग्रोथ का हम लोग अगर डेफिनेशन दें तो क्या देंगे? इट इज increase in size of the cells or organs by irreversible process
involving energy usage through metabolism. This is growth. Growth is what? Increase in size either of cell या और आगे बढ़कर डेवलपमेंट देखना चाहे, मतलब और आगे देखकर बढ़कर अगर ग्रोथ देखना चाहे इन द ऑर्गन, और ये क्या होना चाहिए? इरिवर्सिबल। और इसमें क्या होगा? एनर्जी यूसेज, और इन्वॉल्व करेगा मेटाबॉलिज्म। दिस इज ग्रोथ। ठीक है। नंबर 2, the growth has a definite pattern in the plants. और होगा क्या? It is open type growth. एक टर्म आता है ओपन टाइप ग्रोथ। इसके पीछे रीजन क्या है? प्लांट में जो ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ का एक पैटर्न तो है, यानी सेल्स लगातार डिवाइड करेंगे और नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद इनके ऑर्गन का साइज बढ़ता चला जाएगा। कभी देखें एक ऊंचाई, एक हाइट अटेन करने के बाद प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो रुक गया, यानी प्लांट का जो हाइट बढ़ना है वो रुक गया। जब तक जिंदा है तब तक प्लांट्स का हाइट बढ़ता है, अधिकतर, कुछ को छोड़ के। कुछ है जो एक मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं, उसके बाद उसका सीजन गया, वो मर जाते हैं। तो सीजनल प्लांट्स और जो पेरिनियल है, सालों साल रहते हैं, उनमें आप देखेंगे लगातार उनका साइज बढ़ता जाता है। तो आप बोलिएगा अरे मेरे गार्डन में तो आम का पेड़ है, उसका तो ऊंचाई हम 10 साल से देख रहे हैं, तीसरे मंजिल से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। हम सोच रहे थे अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, छत के ऊपर आएगा तो खड़े खड़े आम तोड़ेंगे, अभी तक नहीं बढ़ा, 10 साल हो गया। तो आप वहां पे सोचेंगे अरे ये तो कंडीशन ऐसा है कि ये तो बढ़ नहीं रहा है, यानी इसका ग्रोथ तो सीज कर गया। तो आप देखेंगे उसका अगर रूट खोदने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कहां से कहां तक उसका रूट चला गया। तो एक तरफ नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे तरफ तो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और वही अगर प्लांट है, वही अगर ट्री है और ये जंगल में है, मतलब आपके डिफाइंड एरिया के रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं है, बैरन लैंड में है। बैरन लैंड करने का मतलब वहां मतलब बस्ती नहीं है, लोग नहीं रहते, ऐसे जगह पे तो और भी बहुत सारे पेड़ हैं। वहां पे जाके आप आम के पेड़ की ऊंचाई देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा आपके गार्डन में जो है उससे वो जो नेचुरल कंडीशन में पला बढ़ा, उस पेड़ की ऊंचाई आपके यहाँ के पेड़ से ज्यादा है। रीजन क्या है? आपके यहाँ और दूसरे पेड़ उसको कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। कंपटीशन इन द सेंस सनलाइट के लिए। तो जितना फैला सफिशिएंट सनलाइट मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए जब वो सफिशिएंटली न्यूट्रिशन बना रहा है तो उसको ग्रोथ का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब हाइट रेस करने का जरूरत नहीं पड़ रहा। लेकिन जब वो कंपटीशन में आएगा, दूसरे और प्लांट्स ऐसे दिखाई देंगे जिनका हाइट इनसे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? फॉर द सेक ऑफ सनलाइट इनका हाइट बढ़ेगा। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं इस ग्रोथ को प्रमोट करने, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज जो आई यहां खुल के कि इनका एक डेफिनेट पैटर्न होने के बाद भी ऑर्गन के शेप एंड साइज में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। ये एवर लॉन्ग, जब तक ये जिंदा है तब तक इनके साइज में इंक्रीमेंट हो सकता है। इसलिए ग्रोथ happens in the plants till their death. The growth in the plants
happen till their death. This is obtained by the mechanism followed. यहाँ हम लोग को पता चलेगा कि ये ओपन टाइप ग्रोथ क्यों कहलाता है। होता क्या है कि ग्रोथ के दौरान या जब ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में आ गया, जाइगोट से एम्ब्रायो बना और एम्ब्रायो किसके अंदर कैद है? सीड के अंदर। जब सीड को जर्मिनेट करने का मौका मिलता है तो सीड है, सीड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्ब्रायो को, ठीक है। और ये क्या करने जा रहा है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होगा तो उधर रूट, एपिकल, मेरिस्टेम और इधर स्टेम, एपिकल, मेरिस्टेम फॉर्म करेंगे। जब जर्मिनेशन होगा तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और स्टेम एपिकल मेरिस्टेम बनेगा। ये हम लोग टिश्यू में देख चुके हैं। टिश्यू, प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या होती है? लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो अगर से ये प्लांट के बॉडी का, ऑर्गन का अगर डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे सेट ऑफ सेल्स लाने पड़ेंगे जो कि लगातार डिवाइड कर सके। तो रूट को डेवलप करने के लिए रूट का मेरिस्टेम, स्टेम को बढ़ाने के लिए स्टेम का मेरिस्टेम। यहां तक लॉजिक क्लियर है? अब क्या होता है, हम लोग रूट को देखें। इसमें क्या होगा? मेरिस्टेम गिव्स राइज टू न्यू सेल्स। मेरिस्टेम जो है नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। फ्रंट लाइन सेल्स कीप डिवाइडिंग, रेस्ट convert into cells of permanent tissue. So टिश्यू सिस्टम, और आप जानते हैं टिश्यू सिस्टम 3 तरह के हैं। कौन कौन सा? एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू और वीवी और वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो आप इसका प्लान देखिए। ये लगातार फ्रंट लाइन, ये जो है ना फ्रंट लाइन सेल्स, और फ्रंट लाइन सेल्स किनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेरिस्टेम के डिवीजन के कारण। फ्रंट लाइन सेल्स को ये कह रहा है कि तुम डिवाइड करते जाओ। हर बार डिवीजन के बाद एक आगे और एक पीछे, 2 नए सेल्स बनेंगे। आगे वाले सेल को डिवाइडिंग कैपेसिटी रहेगा, पीछे वाले सेल इवेंचुअली धीरे धीरे करके बाद में परमानेंट टिश्यू के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अपने आप को बदलेंगे। बदलने के बाद क्या करेंगे? एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर बंडल, इस पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या बना रहा है? ऑर्गन। हम देखे हैं हम लोग
रूट का एनाटॉमी, स्टेम का एनाटॉमी, लीफ का एनाटॉमी, रूट में भी तीनों मिले नहीं था, एपिडर्मिस, उसमें हेयर्स थे, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब था इसका ग्राउंड टिश्यू। और फिर सेंटर में वैस्कुलर बंडल था, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यही तीन तो है इनके ऑर्गन को बना रहे हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार वो मटेरियल प्रोवाइड करता जाएगा जो कि इसके एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू को बनाने के लिए सेल्स प्रोवाइड करेगा। और ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, रुकने वाला नहीं है, तब रुकेगा जब डेथ हैपेंस। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन टाइप ग्रोथ। समझ में आया? ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म बता रहा है कि कैसे इनमें ग्रोथ ओपन टाइप होता है, जबकि एनिमल्स में दिस पैटर्न इज डिफरेंट। तो एनिमल का ग्रोथ हम लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए हम लोग उस पर कंपेयर नहीं करने जा रहे। प्लांट में पढ़ना है, प्लांट में यही मैकेनिज्म है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांट और एनिमल में सारा चीज पैरेलली चलता है, लेकिन क्या है उसका क्वांटम, मतलब जो चेंज में हम लोग को दिखाई पड़ेगा, उस पर कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। और डिफरेंस इन द सेंस स्पेशलाइजेशन। एनिमल ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, प्लांट्स उतने स्पेशलाइज्ड नहीं होते। अब चलिए, ये तो रूट में हम लोग देखें, सेम चीज विल हैपन इन द स्टेम। तो स्टेम में भी मैकेनिज्म उसी तरह से रहेगा। अब होता है क्या है, द वंस द प्लांट्स हैव प्राइमरी ग्रोथ, दे डू secondary growth as found in dicots and gymnosperms, but not in the angiosperms। और इसका रीजन आप लोग जानते हैं, टिश्यू पढ़ते समय देखे हैं, द एंजियोस्पर्म्स हैव नो कैम्बियम इन स्टेम and their pericycle in root is not capable for secondary growth। और इसमें जोड़ दें, सो दे डोंट हैव lateral मेरिस्टेम। इस तरीके से इनका ग्रोथ होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, दो तरह का ग्रोथ दिखाई देता है। प्राइमरी ग्रोथ वो हो गया जब प्लांट एग्जिस्टेंस पे आता है, रूट स्टेम लीफ मिनिमम लेवल पे प्रोड्यूस किया, उसके बाद वहां तक है उसका प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए, है ना, उसकी और लंबाई अटेन करने के लिए, वो हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोटाई बढ़ाना कब जरूरत होता है, जब उसका हाइट बढ़ेगा। और हाइट कब बढ़ेगा, जब उसको और ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी, तब उसका हाइट इंक्रीमेंट होता है। तो है क्या, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो एंजियोस्पर्म्स में लाइट का ज्यादा जरूरत नहीं है, पर ज्यादातर हम लोग एंजियोस्पर्म्स देखते हैं क्या कि ये शॉर्ट हाइट प्लांट्स हैं।
है ना, बहुत ज्यादा, जिसमें हम लोग को ट्रीज, मैसिव ट्रीज नहीं मिलते। मैसिव ट्रीज हम लोग को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। तो जो बड़े होंगे तो बड़े होने के लिए उन्हें अपना बेस फैलाना पड़ेगा, और ये प्राइमरी ग्रोथ से पॉसिबल नहीं है। इसलिए लैटरली अगल बगल की ओर जब उसकी मोटाई बढ़ानी होगी, उसके लिए उसे लैटरल मेरिस्टेम चाहिए, और लैटरल मेरिस्टेम शुरू में नहीं बनते, बाद में बनते हैं, इसीलिए तो उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम में पढ़े होंगे जब हम लोग वैस्कुलर बंडल देख रहे थे, उसमें वो क्लोज टाइप होता है मोनोकॉट में, और डाइकॉट में ओपन टाइप होता है। याद कीजिए, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट एंड ओपन पढ़ाए थे। तो कॉन्जॉइंट होने का मतलब है एक ही रेडियस पे पीछे के तरफ, मतलब पेरीफेरी के तरफ फ्लोएम, सेंटर के तरफ जाइलम, है ना, और बीच में कैम्बियम का पट्टी था, वही जाके आगे रिंग बनाता था कैम्बियम का, और तब जाके सेकेंडरी ग्रोथ हो पाता था, तो वेस्कुलर कैम्बियम हुआ। और आपको बताए थे कि उसका जो स्टेम है, स्टेम का जो कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू किस तरफ का, कॉर्टेक्स का, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्क कैम्बियम में, और वो कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स देता है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के पीछे के तरफ, मतलब टुवर्ड्स पेरिफेरी जो पोर्शंस रहेंगे, वो कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो डेड होता है, और वो उसको बाहर से प्रोटेक्शन देता है, जिसे हम लोग पेड़ का छाल या बार्क कहते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉर्क, एंड दैट इज मेड बाय सेकेंडरी ग्रोथ, एंड वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनता है। तो जिनका भी छूटा हुआ है वो प्रीवियस वीडियोस देख के इनको आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। जहां पे दिक्कत होगी अलग से पूछ लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहां पर फिर हम लोग वापस आए, जिसमें जो है लैटरल मेरिस्टेम नहीं होता, किसमें, मोनोकॉट में, इस एंजियोस्पर्म के मोनोकॉट, मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, नॉट इन एंजियोस्पर्म मोनोकॉट, सॉरी इसको थोड़ा बेटर कर लीजिएगा, एंजियोस्पर्म मोनोकॉट और डाइकॉट एंजियोस्पर्म। डाइकॉट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। मोनोकॉट एंजियोस्पर्म में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाते, उसके पीछे रीजन यह है जिसमें लैटरल मेरिस्टेम एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इस तरीके से क्या देख रहे हैं, रूट और स्टेम जो भी होगा इसमें डेवलपमेंट का पैटर्न इसी तरह से रहता है। अब जब हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं तो ग्रोथ को मेजर करने भी तो आना चाहिए, तब ना बताएंगे। जैसे हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि उसमें चेंज आ रहा है, तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम चल रहे हैं, आपको कैसे पता कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए, रेफरेंस पॉइंट, है ना। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चेंज हम लोग ऑब्जर्व जब करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट रहता है, उस रेफरेंस पॉइंट से यहां पे है, आगे समय के बाद कहां गया, अगर वहीं के वहीं रह गया, कोऑर्डिनेट सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। उसी तरह से यहां पे हम किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं कि ये ग्रोथ हुआ। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इनिशियल कुछ होगा, और फाइनल में देखेंगे उस पैरामीटर में चेंज आया कि नहीं। तो हम लोग जो है देखे होंगे शुरू में जब हम लोग डेफिनेशन में ग्रोथ का दिए, उसमें दिए क्या, साइज, एरिया। साइज को रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, एरिया से, लेंथ से, वॉल्यूम से, वेट से, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, है ना। उनको मेजर करके हम लोग ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। तो अगला हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। इसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स हो गए, मतलब किसके बेसिस पे हम ये कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो पैरामीटर हो गए। तो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, साइज, एरिया, साइज मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट,
एटसेट्रा। इनको मेजर करेंगे और डिफरेंस जो आएगा, अगर डिफरेंस 0 आया ग्रोथ नहीं हुआ, अगर डिफरेंस आया ग्रोथ हुआ, और डिफरेंस अगर नेगेटिव चला गया तब क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो हम लोग उसको कहेंगे ये डिग्रेडेशन की ओर जा रहा है, डेथ की ओर जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा इंक्रीमेंट को दिखाएगा। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, मोस्ट ऑफन हम लोग क्या करते हैं, हाँ रुकता ही तो है, रुक सकता है। जैसे प्लांट्स में नीड बेस्ड है, जरूरत है ग्रोथ होगा, जरूरत नहीं है नहीं होगा। एनिमल्स में एक डेफिनेट पैटर्न है, उस पैटर्न को उस हाइट एंड लेंथ को अटेन करने के बाद साइज ऑफ द ऑर्गन्स इंक्रीमेंट रुक जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ग्रोथ को क्या कैसे डिफाइन किए थे? साइज ऑफ द ऑर्गन इंक्रीमेंट, ये था ना, और सेल, ऐसा था। तो कोई एक पैरामीटर चुन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं अगर सेल नंबर, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ेगा तो भी साइज ऑफ द ऑर्गन बढ़ेगा। ठीक है, इसका बुक में एक क्लासिक एग्जांपल दिया है, सेल नंबर के बेसिस पे अगर बोले तो कहता है क्या, मेज रूट टिप cells can produce 17,500 cells per hour, 17,500 सेल्स प्रति घंटे के रफ्तार से ये बढ़ सकता है। और आप बताइए रूट टिप पे कौन रहेंगे? एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो 17,500 अप्रोक्सीमेटली नए सेल्स अगर जुड़े रूट टिप पे, तो रूट का लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? साइज ऑफ द ऑर्गन बढ़ सकता है। तो हम नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके ऑर्गन का डेवलपमेंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो एक पैरामीटर हो सकता है। दूसरा, हम लोग अगर सेल साइज ले लें, इसका भी एक क्लासिक एग्जांपल दिया है, ये याद रखना चाहिए। इसमें एग्जांपल दिया है वाटरमेलन, और इसमें बोला है द सेल्स ऑफ वाटरमेलन कैन इंक्रीज 350,000 टाइम्स इन साइज, यानी वॉल्यूम और एरिया वाइज। तो सेल का वॉल्यूम मेजर करने आता है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ऐसे तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्लांट सेल्स भी मेजर करने के लिए, कितना वॉल्यूम है। तो उसके लिए एक डेफिनेट वॉल्यूम का, है ना, क्यूब होता है, 1 माइक्रोमीटर बाय 1 माइक्रोमीटर बाय 1 माइक्रोमीटर, ऐसा एक क्यूब होगा। ठीक है, ये 1 माइक्रोन, ये 1 माइक्रोन, और ये वाला भी 1 माइक्रोन। देख रहे हैं, ये हो गया 1 माइक्रोन, इसको आप लेंथ हाइट बोल दीजिए, ये बेस हो गया, और ये हो गया थिकनेस। 3 साइड्स हैं, किसी भी क्यूब में 3 साइड होता है ना, और क्यूब इसलिए क्योंकि तीनों साइड बराबर है। तो साइज हो गया 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। तो इस साइज के उसमें क्यूब्स होते हैं, और हम लोग देख लेंगे एक क्यूब में कितने सेल अट रहे हैं, काउंट कर सकते हैं सेल्स को, है ना। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से सेल्स काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेंगे
एक क्यूब में कितने सेल अट रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग बता देंगे, उतने सेल को डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से, तो पता चल जाएगा इतना नंबर ऑफ सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना, सॉरी क्यूबिक माइक्रोमीटर, नंबर ऑफ सेल्स पर माइक्रोमीटर क्यूब, ये सेल का वॉल्यूम बता देगा। इस तरीके से मान लेते हैं 10 सेल है एक क्यूबिक माइक्रोमीटर में, तो एक सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, है ना। अगर इसमें 10 सेल है एक माइक्रोमीटर में, तो एक माइक्रोमीटर में कितना है, 1/10, सॉरी 1/10, तो वो सेल का वॉल्यूम हो जाएगा 1/10 माइक्रोमीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोग सेल का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग सेल का नंबर मेजर कर लें, इस तरीके से सेल का नंबर मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं शुरुआत में 50 सेल था, है ना, अब और ज्यादा सेल्स आ रहे हैं दिए हुए एरिया में, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेल्स कितना बढ़ा। उसी तरह से वॉल्यूम मेजर करना था, इस तरीके से अगर वॉल्यूम मेजर करते हैं तो हम लोग यहां तक आ सकते हैं। तो देयर आर मेथड्स कि किनसे हम सेल के साइज को या सेल के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं जिनसे हम सेल के ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सेल का ग्रोथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेट क्वांटिटी है कि नहीं, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चले जाएंगे, ये क्वांटिटीज बदलने वाले नहीं है, है ना। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया। अब देखिए कई बार बोलते हैं अरे ये लग रहा है बड़ा है थोड़ा, किसके रेफरेंस में, कोई एक है उसके रेफरेंस में बोल देते हैं, ये कहते हैं कि ये ज्यादा तेज चल रहा है, तो कोई चल रहा होगा उससे ज्यादा तेज जा रहा है, यहां पे क्या किया, कंपैरिजन। तो जहां कंपैरिजन में हम लोग किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। और जब कंपैरिजन में हम किसी के ग्रोथ को, किसी प्लांट के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा क्वालिटेटिव ग्रोथ। तो क्वांटिटेटिव वाइज में और क्वालिटेटिव वाइज में दोनों तरीके से हम लोग ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसमें लिखिए, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा, लिखिए द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, the growth can be expressed in quantitative, the growth can be expressed in quantitative and qualitative, growth can be expressed quantitative and qualitative both ways, both ways of measurement, both ways of measurement. For qualitative measurement, the parameters can be, यहां से लिख सकते हैं, the parameters can be, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक प्लांट का हम लोग लीफ लेते हैं, ये, और दूसरे प्लांट का एक लीफ लेते हैं जो ऐसे है, ठीक है, दो लीफ हम लोग को मिला, ये साइज हो गया इनिशियल, ठीक है, दिस इज इनिशियल साइज, तो ये भी इसके लिए इनिशियल साइज।
अब समय के बाद टाइम लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 7 days, 7 दिन तक इस पर्टिकुलर लीफ को वॉच करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं क्या इसका साइज बढ़ के इतना हो गया। अब ये जो है फाइनल साइज, ये जो इनिशियल साइज है एट डे 0, जिस दिन हम लोग देखना शुरू किए वो हमारा रेफरेंस डे है ना, तो डे 0 यानी उस दिन हम लोग को क्या मिला, ये साइज, और फाइनल साइज एट डे 7, ये इसका मिला, और इसको अगर हम लोग वॉच करते हैं ये मिला इतना, ये हो गया इसका फाइनल साइज एट डे 7। ठीक है, अब ऐसे देख के लग रहा है ना कि ये काफी बड़ा हो गया, ये थोड़ा ही बड़ा हुआ, तो ये आप कैसे बताएंगे ये काफी बड़ा हो, ये काफी बड़ा हो गया, ये छोटा बड़ा हो, ये कम बड़ा हुआ, अपीयरेंस। ठीक है ना, ये अपीयरेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। Appearance is if taken for comparing the size of the leaves, the size of the leaves, then it is qualitative measurement of growth of the leaf। तो अगर लीफ का साइज कंपेयर करके हम बता रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, और यही क्वांटिटेटिव कैसे होगा, इसको क्या कीजिए बिना तोड़े हुए, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा तो किल हो जाएगा, डेथ हो जाएगा इसका। तो लिविंग कंडीशन में यानी पौधा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसको एक ग्राफ पेपर पे रख के इसका मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, ये तो कर सकते हैं हम लोग, है ना। लीफ को सुखा ले, मतलब अच्छे से पोंछ पाछ ले, साफ सुथरा हो जाए, उसका ग्राफ पेपर पे इसको सटा के रखें और लीफ का मार्जिन ड्रॉ कर ले। मान लेते हैं ये जो ग्राफ पेपर है ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें तो डेफिनेट ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो इस पे इनिशियली इसने इतना स्कोर किया, तो इसका साइज कैसे मेजर करेंगे, यानी एरिया, जितने ब्लॉक्स कवर किए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये उतना सेंटीमीटर हो गया इसका ग्रोथ, क्योंकि एक जो साइज होगा 1/1 सेंटीमीटर रहता है फॉर एग्जांपल, या 1/1 मिलीमीटर रहा, जो भी है, तो जितने स्क्वायर्स इसने कवर किए उतने स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया हो गया। फॉर एग्जांपल इसने 20 कवर किए, 20 सच मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 20 मिलीमीटर स्क्वायर। अब डे 7 में आप देखते हैं क्या इतना बड़ा हो गया है, अब ये कवर कितना कर रहा है, तो 45 मिलीमीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, इसका ग्रोथ क्या हो गया 25 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज द ग्रोथ ऑफ दिस लीफ। अब इसका देखिए इनिशियल साइज में इसका मान लेते हैं आता है 43 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, और फाइनल साइज जब आप लेने जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 55 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसके केस में ग्रोथ क्या दिखेगा 55 माइनस 43 इक्वल टू 12 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे भी आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसका ग्रोथ कितना हुआ, इसका ग्रोथ कितना हुआ, और कंपेयर कर लीजिए, ये 7 दिन में 25 स्क्वायर मिलीमीटर बढ़ा, ये 7 दिन में 12 स्क्वायर मिलीमीटर बढ़ा। दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। समझ में आया? तो क्वालिटेटिव
आप एग्जैक्टनेस में भी ला सकते हैं, क्वालिटेटिव नॉन एग्जैक्ट होके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर क्वांटिटेटिव हमेशा एग्जैक्ट मेजरमेंट से ही आता है। तो दिस इज अनदर अप्रोच टू जस्टिफाई द ग्रोथ इज हैपनिंग। तो ग्रोथ तभी होगा जब आपको चेंज नजर आएंगे, और इसके पैरामीटर्स को हम लोग देखकर इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कीजिए। तो मेजरमेंट का टाइप देख लिए, ग्रोथ मैकेनिज्म देखे, है ना। अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ का टाइप्स देख लीजिए। देखने के बाद अब देखना चाहिए हम लोग को ग्रोथ के टाइप्स, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मेजर करके। तो देखिए, ग्रोथ हम लोगों को दिखता है दो तरीके से। एक दिखता है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, और एक दिखता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जो लीफ देखते समय हम लोग को पता चला ही। तो इसका रीजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। द टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ये दो होता है। एक है जियोमेट्रिक ग्रोथ, या इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा होता है एरिथमेटिक ग्रोथ, या इसका दूसरा नाम है लीनियर ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम लोग जो कर्व प्रस्तुत करते हैं वो ऐसा, ये हो गया टाइम स्केल। आखिर ग्रोथ हम लोग दिखाएंगे, कोई एक यूनिट हो ना, इस यूनिट पे पर यूनिट दिस ग्रोथ हैज हैपेंड, तो टाइम के साथ ही ग्रोथ हो रहा है ना। इस तरफ मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं एरिया और वॉल्यूम और नंबर ऑफ सेल्स, इसको वाई एक्सिस पे डाल दिए, टाइम को एक्स एक्सिस पे। और इसका रीजन सबको पता है, टाइम को हम लोग वाई पे नहीं डाल के एक्स पे डालते हैं ज्यादातर। क्यों? फिजिक्स से तो पढ़े ही होंगे, बताइए, कोई आइडिया क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि नंबर ऑफ सेल्स टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? आज से 10 साल पहले और आज से 5 दिन पहले और आज नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, अभी नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे ना। पर ऐसा होगा क्या, नंबर ऑफ सेल्स इतना था तो टाइम उस समय ये रहा होगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी टाइम, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स घटा दे तो टाइम पीछे चला जाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रूल है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स पे और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई पे डालते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको ऐसे ग्रोथ कर्व मिलेगा। याद रखिएगा, जब हम लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ की चीज को हम लोग दिखाना चाहेंगे, ये कभी यहां ओरिजिन जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। इसका रीजन है कि अगर जीरो से स्टार्ट हुआ यानी कि एरिया जीरो था, एरिया जीरो होने का मतलब है सेल्स थे ही नहीं। तो जब सेल्स नहीं थे तो फिर नए सेल्स कहां से है? इसलिए कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सेल्स, कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। दैट इज द रीजन व्हाई
when we take these things, it never starts from 0 but above 0. तो x पे तो ये 0 काउंट होगा क्योंकि टाइम 0 वहीं से मान रहे हैं, लेकिन y पे एक वैल्यू देगा, दैट वैल्यू शोज कि इतने सेल से आपने शुरुआत की, इतने एरिया से आपने शुरुआत किया। समझ में आया लॉजिक इसका? अब देखिए इसको ना हम लोग 3 फेज में बांटते हैं। ये फेज कहलाता है लैग फेज, अभी लिखना नहीं है, पहले समझिएगा। दिस इज कॉल्ड लैग फेज। अब ये फेज देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं लॉग फेज, और ये जो फेज देख रहे हैं इसको कहते हैं प्लेट्यू फेज और स्टेशनरी फेज। अब लॉजिक देखिए क्यों ऐसा नाम दिया गया। यहां देखिए तो ये मान लेते हैं 1 यूनिट है, 2 यूनिट, ऐसे मान लेते हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं टाइम को। यहां 1, यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मान लेते हैं वीक बाय वीक टाइम लिए, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, यानी ये 7 दिन, यहाँ 14 दिन, 21 दिन एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए तो 1, 2, ये कहां पे आ रहा है? 2.2 के आसपास या 2.25 मानिए। 2.25 पे ये चढ़ने के बाद कहां तक आया? ये मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2 एटसेट्रा। तो 2 यूनिट चलने के बाद एक्स एक्सिस पे आपको 2 यूनिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए तो 1 यूनिट चलने के बाद आपको कितना दिखाई दे रहा है? ये 1 है, 1.2 मान लेते हैं। तो शुरुआत कहां से किया था? 1 से। आइए गया कहां तक? 2.25 में 1 यूनिट चला ना, ये 1 पे तो पहले ही से था, अब यहां तक गया तो 2 आया, ये 2.25 चला तो ये 2 आया, और जब 1 चल रहा है तो 1.1 तक गया, यानी 0.1 गया। इनिशियल को माइनस करके ना फाइनल में से तब ना रिजल्ट बताएंगे। ये कितना आया? 1 चला तब ये 1.1 आया, 2 चला तो यहां तक आया, इस तरीके से। यानी इसमें जितना हम चल रहे हैं इसमें हम बहुत कम चल पा रहे हैं, यानी इसमें जितना बढ़ोतरी हो रहा है उसके हिसाब से इसमें बढ़ोतरी कम है। तो जब इस तरह का हम लोग को ग्रोथ मिलेगा कि एक्स एक्सिस पे जितना बढ़ रहे हैं वाई एक्सिस पे उससे कम, तो ये डेवलपमेंट कहलाता है लैग, यानी पिछड़ना। वाई एक्सिस पे ग्रोथ क्या हो रहा है? पिछड़ रहा है एक्स एक्सिस से, लैगिंग बिहाइंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैग फेज। ये पिछड़ रहा है वाई एक्सिस पे। अब आगे चलिए, यहां से लॉग फेज आ रहा है, यहां देखिए तो कहां तक आया? 5, और यहां कहां है? 2, और ये आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यहां 2 है, यहां 20-30 हो सकता है, 20 से 30 के आसपास, है ना? तो आप यहां से यहां तक चले, कितना यूनिट चले? 3 यूनिट, और इसमें कहां तक चल गए? मान लेते हैं 20 तक गए, 1 से शुरू किए थे, 19 चले। तो आप एक्स एक्सिस पे जितना चल रहे हैं उससे काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं वाई पे। इसको कहते हैं लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, बहुत तेजी से डेवलप होने वाला फेज। दैट इज द रीजन वाई ये पूरा एरिया कहलाता है लॉग फेज। अब फिर देखिए यहां से यहां तक अगर मानते हैं चले, तो देखिए तो कितना चले? 5 से लेके 8, 3 यूनिट चले, पर इसमें ग्रोथ कितना हुआ? ये हार्डली 1 या 2। अगेन लैग फेज आ रहा है, पर इसे लैग फेज नहीं बल्कि हम लोग स्टेशनरी फेज कहते हैं। रीजन क्या है? एक स्टेज पे जाने के बाद इसका ग्रोथ लगभग रुक सा गया है। आप इस पे चलते चले जाइए पर इसमें चेंज आपको ना के बराबर मिलता है, ऑलमोस्ट नील। तो दैट इज द रीजन व्हाई ये फेज प्लेटो फेज या स्टेशनरी फेज कहलाता है। प्लेटो यानी पठार कैसा होता है? एक ऊंचाई अटेन करने के बाद क्या हो जाता है? फ्लैट। जैसे आपका झारखंड का एरिया कैसा है? प्लेटो है। आप
महाराष्ट्र चले जाइए, वो कैसा एरिया है? प्लेटो है। लेकिन हिमाचल वगैरह में जाइएगा, वो क्या है? हिली रीजन है। तो वहां पे क्या है? ऊंचाई बढ़ते जा रही है। और प्लेटो में एक ऊंचाई एक लिमिट तक बढ़ने के बाद ये फ्लैट हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग प्लेटो फेज या स्टेशनरी फेज कर रहे हैं। स्टेशनरी फेज और लैग फेज में अंतर क्या है कि लैग में ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से, और इसमें ग्रोथ ना के बराबर है ना, रुक सा गया है। दैट इज द रीजन व्हाई दीज टू आर सिमिलर बट डिफरेंट। समझ में आया? इस तरह का जब हम लोग को ग्राफ मिलता है, ग्रोथ का ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है? और इसी का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक ग्रोथ या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, जैसे आप कहें। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसका सिग्नेचर कहां से आता है? दिस कर्व, ये जो है कर्व ऑफ दिस ग्राफ। और इसका शेप कैसा है? एस शेप का है, सो कॉल्ड सिग्मोइड शेप। एस शेप को सिग्मोइड शेप कहते हैं। तो जब आपको ग्रोथ कर्व या किसी भी तरह का कर्व एस शेप का है, सिग्मोइड शेप का है, तो आप उसके लिए टर्म यूज करेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ या ज्योमेट्रिक कर्व या एक्सपोनेंशियल कर्व। समझ में आया? तो हमेशा एक्सपोनेंशियल कर्व में ऐसा रहता है। अब यहां सवाल आता है, एक्सपोनेंशियल कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ हम लोग को मिलेगा कब? ये तब मिलेगा जब हम लोग पाएंगे सेल्स मेरिस्टेमेटिक रीजन में है। तो शुरुआती टाइम पे जब प्लूम्यूल और रेडिकल के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उस समय आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। रीजन क्या है? जितने डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए, सभी डॉटर सेल्स डिवाइड करने के कैपेबल है। इसीलिए पहले साइकिल में डिवाइड करेगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने मिलेंगे? 2। ये 1 साइकिल हो गया। फिर 1 साइकिल चलाइए तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने मिलेंगे? 4। फिर 1 साइकिल चलाइए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने मिलेंगे? इसी तरह से 16, इसी तरह से 32, इसी तरह से 64 एंड सो ऑन मिलता चला जाएगा। ठीक है? तो देखिए साइकिल कैसे बढ़ रहा है, एक 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 साइकिल करके बढ़ रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके साइकिल बढ़ रहा है। और नंबर कितना बढ़ रहा है? 2 4 8 16 बाहर चला जा रहा है, 32। तो ऐसा स्टेज कैसा कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ। समझ में आया? लिखिए इसको, उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। यहां तक लिखिए, उसके बाद बता रहे टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड अरिथमेटिक ग्रोथ। याद रखिएगा ये 0 से नहीं शुरू होगा, 0 से थोड़ा ऊपर वाई एक्सिस।
हो गया? अब लिखिए, ज्योमेट्रिक वाले में लिखिएगा, द ग्राफ ऑफ दिस ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड, the graph of this growth is represented by, the graph of this growth is represented by an S-shaped curve, is represented by an S-shaped curve, by an S-shaped curve. Full stop. Second point दीजिएगा, it has three phases, it has three phases, डैश देके लिखा हुआ है, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी. It has three phases, lag, log and stationary phases. It has three phases, dash देके lag, log and stationary phases. Next point, lag phase करके dash दीजिए. In the lag phase, in the lag phase, with time, the growth is slow. With time, the growth is slow. Full stop. इसी में लिखेगा, this is due to the adjustment of the cells with the, this is due to the adjustment of the cells with the surrounding conditions, with the surrounding conditions. So it takes time for their growth. So it takes time for their growth. Next point. Log phase. अगला है log phase. जैसे कि लिखिएगा, here the growth is very high. Here the growth is very high. Full stop. This is due to the fact in the plants. This is due to the fact, FACT, the fact in the plants that the cells are meristematic. Cells are meristematic and are dividing continuously, in a way that each daughter cell is capable to divide. Each daughter cell is capable to divide. मतलब हो गया, लॉग फेज में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि सेल्स अभी, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और ये सेल्स जो भी डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी डिवाइड कर रहे हैं.
तो पेरेंट और डॉटर जब दोनों डिवाइड करने लगे तो नंबर ऑफ सेल्स हर स्टेज के बाद क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ेगा. दिस इज द रीजन हम लोग को लॉग फेज मिल रहा है. समय के साथ नंबर ऑफ सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेशनरी फेज करके डैश दीजिएगा. स्टेशनरी फेज, लिखिए द सेल्स इन दिस स्टेज, cells in this stage are dividing and converting into permanent tissues simultaneously. मतलब साथ साथ, simultaneously, full stop. So only frontline daughter cells are dividing, and thus with time the growth is very, very small. The growth is very, very small. Full stop. Equation of geometric, लिखते ही चलिएगा, geometric growth. If we consider the length of the plant as a parameter of growth measurement, तब LT equal to L naught e to the power RT. LT हो गया लेंथ एट टाइम T, L नॉट हो गया लेंथ एट द इनिशियल टाइम, R हो गया रेट ऑफ ग्रोथ और T हो गया टाइम ऑफ ग्रोथ. ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इक्वेशन आएगा. ठीक है, यहीं तक रखिए.